अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है बेइज्जती। राइटर सबाहत यास्मीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। जलतरंग सी हंसी, मानूस सा अंदाज, 11 से चंद मिनट आगे का वक्त दिखाई देती घड़ी की सुइयाँ, कीबोर्ड पे थिरकती हशाम दानिश की उंगलियां और जल तरंग सी हंसी की जाने मुतवज्जा समातें। पिशावर सदर के कैंट एरिया में वाक़े एसी फ्लैट्स के B3 में शब इन्हीं लवाजमात के साथ उतरा करती थी। कभी कभार हशाम तमाम काम छोड़कर इस हंसी को सुनता, कभी कभार बेतवज्जही से, और कभी तो इसे सुनकर बेजार भी हो जाता। मगर वो खनकती सी आवाज़ और ज़िंदगी से भरपूर हंसी बिना किसी शऊरी कोशिश के हशाम के अमूर व रोज़ो शब में मामूलात की तरह शामिल हो चुकी थी। ऐसे ही जैसे हर शब सोने से पहले किसी किताब की वक्त गर्दानी की आदत या कंप्यूटर पे काम करते हुए एक कप चाय की रूटीन। वो बड़े मगन अंदाज में कंप्यूटर पे काम कर रहा था और साथ साथ एक अच्छी सी धुन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हेडफोन भी लगा रखे थे कि अचानक मोबाइल ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ करा ली। मोबाइल की स्क्रीन थोड़े थोड़े वक्फे से जलने और बुझने लगी, गोया किसी की कॉल आ रही हो। वो जी भर के बदमज़ा हुआ क्योंकि जानता था कि सरफराज के सिवा किसी की कॉल ना होगी। कुछ देर वो नज़रअंदाज करता रहा, मगर जब मुसलसल कॉल आती रही तो इसने झुंझलाकर हेडफोन गर्दन में अटकाकर मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाया। ढीठों की तरह मचलता मोबाइल इसके हाथ में आने से पहले ही खामोश हो गया। इसने बेजारी से फ़ोन टेबल पर रखा और हेडफोन की जानिब हाथ बढ़ाया, मगर इन्हें कानों पर लगाने के बजाय वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसे किसी के बेतहाशा हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। हंसी तो चलो सुनाई दी ही, मगर हैरत की बात यह थी कि ऐसे लग रहा था हंसने वाली बहुत करीब मौजूद है। सच कहो, बेसाख्ता सी हंसी को बहुत मुश्किल से रोककर इस निस्वानी आवाज़ ने सवाल किया। हशाम कुछ सोचकर कुर्सी से उठा और हेडफोन टेबल पर रखकर आवाज़ की सिमत बढ़ने लगा। इसके कदम कमरे के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद दीवार में नस्ब खिड़की की तरफ उठ रहे थे, जो अध खुली सी थी। यार, तुमने वाकई इसको ऐसा कहा? आवाज़ से लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर पूछा गया था और बात मुकम्मल होते ही हंसी का फव्वारा छोड़ पड़ा। हशाम ने खिड़की को ज़रा सा और खोला और बाहर झांका। ऊपर वाले पोर्शन में ऐन इसकी खिड़की की सीध में मौजूद खिड़की पूरी तरह खोलकर वो लड़की ज़रा सी बाहर को झुकी हुई थी। बाहर अंधेरा था, इसलिए इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मगर इसके कमरे से आती रोशनी की वजह से इसका हेवला इतना वाज़े ज़रूर था कि एक लम्हे को सर उठाकर देखने से हशाम को अंदाज़ा हो गया कि इसके कान के साथ मोबाइल लगा था और वह अपनी उंगली पर बालों की लट को लपेट और खोल रही है। हशाम ने बिना आवाज़ पैदा किए खिड़की बंद की और खामखाई सोचने लगा कि अब शायद वो फ़ोन के दूसरी जानिब मौजूद हस्ती को खामोशी से सुन रही हो और शायद इसके चेहरे पर अभी तक जानदार सी मुस्कुराहट मौजूद होगी। कैसी तबीयत है अब? हशाम बेड क्राउन से टेक लगाए एक किताब को देख रहा था जब इसकी मामा दूध का गिलास लेकर आई। आज आप आ गई हैं, आज तो ठीक होना ही था, इसने फ्रेश से आवाज़ में जवाब दिया। वो दूध का गिलास इसके हाथ में पकड़ा कर बेड पर बैठ गई। अरे, ये फालतू तकिया इधर क्या कर रहा है? हशाम के पहलू में पड़े तकिए को देखकर उन्होंने सवाल किया। फिर इसका जवाब सुने बगैर हाथ आगे बढ़ाकर बोली, लाओ मुझे दे दो, स्टोर में रख दूँ। अरे नहीं मामा, मैंने खुद मंगवाया है। खैरियत है ना बेटा? गर्दन में दर्द तो नहीं जो तकिया बदलना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप फिक्र मत करें, इसने मामा के हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी। कैसे फ़िक्र ना करूं, ज़रा महके क्या जाऊं, दोनों बाप बेटा बीमार होकर बैठ जाते हैं, इतने नन्हे हैं अभी तक, उन्होंने शिकवा करना लहजे में कहा। आप भी तो नई नवेली दुल्हनों की तरह आए रोज़ महके चली जाती हैं ना? हशाम ने इन्हें छेड़ा तो वो हल्की सी मुस्कान इनके लबों को छू गई। वैसे तकिया इसलिए मंगवाया था कि नीचे से बहुत शोर आता है तो कानों पर रख लेता हूँ। नीचे तो खाली है, ऊपर से आता होगा, मामा ने फ़ौरन दुरुस्ती की। जी जी वही। उनकी हाँ में हाँ मिलाई। ख़ासे तहज़ीब याफ्ता लोग हैं, यकीनन बेध्यानी में तुम्हें डिस्टर्ब किया होगा, मैं बात करती हूँ इनसे। अकलौते बेटे की बेआरामी को सुनकर वो परेशान हो गई। हशाम ने इन्हें मुतमईन करने के लिए फ़ौरन कहा, नहीं नहीं मामा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी बात तो नहीं। श्योर? मामा ने सवालिया लहजे में कहा। जी श्योर। एक रोज़ आवाज़ आई थी बातों की तो मैंने एहतियातन तकिया इधर रख लिया। इन्हें पूरी तरह मुतमईन उसने कर दिया। जब ही वो बोली, ओके बेटा मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। जी मामा, गुड नाइट, हशाम ने सादतमंदी से कहा। दूध ज़रूर पी लेना, उन्होंने उठते हुए ताकीद की। ओके मामा जी। वो उठकर जा चुकी थी। हशाम ने एक नज़र दूध के गिलास को देखा, फिर दीवार गिर घड़ी को। 11 बजने ही वाले थे। पिछले 3 दिन से बुखार की वजह से वो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सका था और इन तीनों दिनों में इस बेतहाशा हंसने वाली लड़की ने इसे काफ़ी बेआराम किया था।
3 ही दिनों में वो जान गया कि इसे 11 बजते ही अपनी आलिया नामी दोस्त से बेतहाशा बातें करने की आदत थी। हर बात पे 5 से 10 सेकंड ज़रूर हंसा करती और इसकी बातें इतनी वाफर मिकदार में होती कि हर रोज़ 1 घंटा की कॉल जब ख़त्म होती तो वो नहायत मायूस आवाज़ में कम से कम 6 दफ़ा हेलो हेलो की गर्दान ज़रूर दोहराती। हशाम ने दूध का गिलास खाली करके साइड टेबल पर रख दिया। जिस आवाज़ की कानों तक रसाई नामुमकिन बनाने के लिए वो पिछले 3 दिन से इजाफी तकिया इस्तेमाल में ला रहा था, आज इसकी समातें इसी आवाज़ की मुंतज़िर थीं। वो कुछ देर किताब की बरगर्दानी करता रहा, फिर उठकर टहलने लगा। बिला इरादा इसकी नज़र कभी खिड़की की तरफ उठ जाती, कभी दीवार पर लटकती घड़ी की तरफ। फिर वो थक कर बैठ के किनारे टिक गया। गैर महसूस इंतज़ार की जगह वाज़ेह झुंझलाहट ने ले ली। यार क्या बात है, कोई मसला है? वो और सरफराज इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे चिलगोज़ों के साथ इंसाफ कर रहे थे जब सरफराज ने परेशानी से पूछा। जवाबन हशाम ने एक ठंडी सांस खारिज की और बोला, तुम्हारा ख्याल है कोई मसला होगा और तुम्हें पता नहीं होगा, इतने फासले हम में? अरे नहीं, लेकिन आंटी ने जिस अंदाज़ में मुझे बताया कि कई दिन से तुम सो नहीं पा रहे तो मैं बहुत टेंस हो गया। यार मॉम का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। लेकिन शामी, तुम हफ्ता 1.5 दिन से सोए तो? हफ्ता 1.5 नहीं, 5 या 6 दिन बस। हशाम ने इसकी बात काटी और उंगली उठाकर दुरुस्ती की। अच्छा नाराज़ क्यों हो रहा है, बताना अपनी प्रॉब्लम। उसने नरमी से पूछा। दिमाग ना खा। खा जो है कुछ भी नहीं, बस यही खाओ जो सामने पड़ा है। हशाम ने इसे डपटा तो नरूठेपन से अपने मोडी दोस्त को बस देख के रह गया। क्या मुसीबत है यार। वो तंग आकर उठ बैठा और दोनों हाथों से कनपट्टियों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 दिन मैंने इसकी आवाज़ सुनी और 5वें दिन मुझे इसके बगैर नींद ही नहीं आ रही। वो खौफज़दा अंदाज में सोचे चला जा रहा था। इसे लगा 11:30 बजाती घड़ी से चिढ़ा रही है। वो अमूमन 12:15 बजे कंप्यूटर के सामने से उठा करता और उठते ही बेड पर ढेर हो जाता, मगर पिछले 2-3 दिन से वो 2-2:30 बजे से पहले सो नहीं पाया। शायद इस वजह से आज इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। कुछ देर वो बेहिस्सो हरकत बेड पर बैठा रहा और फिर उठकर किचन में आ गया। इसका इरादा कॉफ़ी बनाने का था। वो गायब दिमागी से हाथ चलाता रहा, फिर कॉफ़ी का मग लेकर स्लेब पर ही बैठ गया। पहला सिप लेने के लिए इसने मग होंठों की तरफ किया कि इसके कानों को आहट सी महसूस हुई और इसकी गायब दिमागी उड़न छू हो गई। इसकी तमाम तर हसियात बेदार हो चुकी थी। आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। बमुश्किल ही सुन पा रहा था क्योंकि इस धीमी सी आवाज़ पर कोई और आवाज़ हावी हो रही थी। ज़रा सा दिमाग लड़ाने से इसे एहसास हो गया कि लोहे की जंजीर वाले झूले की हरकत से पैदा होने वाला हल्का सा शोर था। सामने वाले लॉन में मौजूद इस झूले के लिए इसने कई दफ़ा बच्चों को लड़ते झगड़ते देखा था। ये झूला सी ब्लॉक के सामने वाले लॉन में इंतहाई बाईं जानिब था, यानी इसके किचन की सीध में नहीं बल्कि इससे भी चंद कदम आगे बाईं जानिब। इसने फुर्ती से हाथ चलाते हुए कॉफ़ी का एक और मग तैयार किया और तेज़ी से लॉन की तरफ कदम बढ़ाए। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि इसका सर कल या परसों क्यों दर्द ना किया, या फिर ये कि इसके कमरे की एक और खिड़की क्यों ना थी जो सामने वाले लॉन में खुला करती। वो बड़ी तरंग में चलता हुआ जा रहा था, मगर फ्लैट के दाखिली दरवाजे के सामने मौजूद राहदारी से गुजरता लॉन तक आने के दौरान इसके कदमों की रफ्तार बेसाख्ता धीमी पड़ गई। लॉन में दाखिल होते ही सर्दी की एक तेज़ लहर इसे अपने रगो पै में सराइत करती महसूस हुई। इसकी आंखें बड़ी हैरत से इस लड़की को तके जा रही थी जो बहुत मगन अंदाज में झूले पर आलती पालती मारकर बैठी थी। दिसंबर की इस ठिठुरती रात में यकीनन कुछ देर पहले तक लॉन में इसके सिवा कोई ज़ीरुख मौजूद न था। अब हशाम हाथ में कॉफ़ी के मग लिए इसकी पुश्त पर चंद कदम के फासले पर मौजूद था। खामोश अंधेरी शब के सन्नाटे में झूले की हरकत करती जंजीर की आवाज़ बड़ी नुमायाँ थी, जबकि वो लड़की अब खामोश थी। शायद वो दूसरी जानिब उभरने वाली आवाज़ सुन रही थी। इसने लॉन्ग जर्सी पहन रखी थी जिसकी टोपी इसके सर को इस तरह ढके हुए थी कि वो सर्दी से भी पूरी तरह महफूज थी। हाँ हाँ, पूरी बात समझ में आ गई, डोंट वरी। वो इतनी अचानक बोल पड़ी कि हशाम इसकी तरफ मुतवज्जा होने के बावजूद ज़रा सा चौंक गया। ठीक है ना, वही पैकेज करवा लूँगी, रेट्स तो अच्छे हैं। नेटवर्क इतना फजूल के सिग्नल आ ही नहीं रहे थे, वो बेजारी से कह रही थी और हशाम फ़ौरन इसके लॉन में मौजूदगी की वजह समझ गया। ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स का रिहायशी इलाका था। एक ही अहाते में 3-3 मंजिलों के 4 ब्लॉक मौजूद थे। हर ब्लॉक के सामने एक छोटा सा खूबसूरत लॉन था। इस नन्ही सी कॉलोनी के 2 गेट थे, दोनों पर 24 घंटे बावर्दी चौकीदार मौजूद रहते। ये पिशावर कैंट का महफूज एरिया था। फिर भी हशाम ने इस खातून के जज्बा गुफ्तगू को दाद दी, जिसके सबब वो बिला खौफ व ख़तर यहाँ मौजूद थी। कितनी फजूल हो तुम, फ़ौरन मियाँ साहब के नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करवा ली।
बचपन की सहेली का ज़रा ख्याल नहीं किया, जिसका तुमसे बात किए बिना गुजारा ही नहीं। न रूठेपन से कह रही थी। गुजारा हो तो रहा था पिछले 3 दिन से, हशाम ने शरारत से सोचा। हाँ भाई, अम्मी ठीक हैं, कह रही थी कि आलिया आए तो कहना मुझसे भी मिल के जाए। हेलो हेलो। कॉल कट गई थी और हस्बे मामूल इसके हेलो हेलो की गर्दान शुरू हो चुकी थी। हशाम ने एक बार फिर हाथ में मौजूद काफ़ी के दोनों मग देखे, जिनसे अब भाप नहीं उड़ रही थी। उफ, बेहद ख़राब मूड से कहते हुए झूले से उठी और चंद कदम आगे मौजूद बेंच की तरफ बढ़ गई। इसने बेंच पे अपना मोबाइल रखा और दायां पांव बेंच पर रखकर ज़रा सी झुक गई। हशाम महवियत से इसकी तरफ देख रहा था। वो अब जॉगर्स पहन रही थी, जो इसने शायद झूले पर बैठने से पहले उतार कर यहाँ रखे थे। दूसरे पाँव का जॉगर हाथ में लेते हुए इसे अपनी पुश्त पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो फ़ौरन पीछे की तरफ मुड़ी। हशाम इसके बिल्कुल सामने था। गैर इरादी तौर पर वो एक कदम पीछे हटती हुई बेंच के बिल्कुल साथ लग गई। हशाम भी इसके अचानक मोड़ने पर सटपटा सा गया। फिर इसे फ़ौरन एहसास हो कि वो डर गई है। जब ही वो कॉफ़ी का मग इसकी तरफ बढ़ाते हुए मुतबस्सम लहजे में बोला, कॉफ़ी? क्यों? इसने एक नज़र हशाम को देखा, एक नज़र कॉफ़ी को, फिर बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसलिए कि ठंड है। इसे हकीकतन इस यक लफ्ज़ी सवाल का कोई और जवाब नहीं सूझ रहा था। मुझे नहीं लग रही, इसने बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा और पाँव बेंच पर रखकर झुककर जॉगर पहनने लगी। नहीं लग रही तो भी पी लें, क्योंकि ये अब गर्म नहीं रही है, हशाम ने शगुफ्ता से लहजे में कहते हुए मग को बेंच पे इसके पाँव से ज़रा फासले पर रख दिया। मुझे नहीं पीनी, इसने गुस्से से कहा, तस्मा बंद किए बिना ही पाँव ज़मीन पर रख लिया। बट वाए? हशाम ने हैरत से सवाल किया। इसने गुस्से से भरपूर निगाह सामने खड़े शख्स पे डाली, जो पढ़ा लिखा भी लग रहा था और माकूल भी और महज़्ज़ब भी। न जाने क्यों इसे कॉफ़ी पिलाने पर मुसर था, बल्कि कॉफ़ी ना पीने की वजह भी जानना चाहता था। वो इसे दिल ही दिल में सख्त सुनाती कहती वहाँ से चली गई। हशाम चंद लम्हे इसकी पुश्त को घूरता रहा, फिर कॉफ़ी का मग उठाने के लिए बेंच की तरफ मुड़ा। अंधेरे में चमकती हुई यकीनन मोबाइल स्क्रीन थी। फ़ौरन से पेशतर पीछे मुड़ा, मगर वीरान सुनसान लॉन इसका मुंह चिढ़ा रहा था। हेलो, इसने बंद आंखों के साथ ही मोबाइल कान से लगा लिया। जी कौन? खासे शाइस्ता लहजे में पूछा गया। निस्वानी आवाज़ सुनते ही इसकी सारी नींद उड़न छू हो गई। फ़ौरन बोला, आप कौन? वही जिसका आपने फ़ोन उठाया है, खासे तपे हुए अंदाज में कहा गया। ये फ़िक्रा हशाम के लबों पर शरारती सा तबस्सुम छोड़ गया। मैं किसी का पिए नहीं जो औरों के फ़ोन उठाता फिरूं, सिर्फ अपना फ़ोन उठाता हूं मैं। ये फ़ोन किसका है? एक एक लफ्ज़ चबा कर पूछा गया। एक बहुत मियारी कंपनी का है मोहतरमा, आप क्यों पूछ रही हैं? हशाम बहुत दिलजमी से इसे चिढ़ा रहा था। ये फ़ोन आपका नहीं है। इसकी बेतुकी बात के जवाब में इसने गहरी सांस खारिज की। ऑफ कोर्स, मैं यकीनन धात का नहीं बना हूँ। हशाम का गैर संजीदा जवाब एक बार फिर इसे तपा गया, क्योंकि इसने इस बात पे ना की थी। देखिए, आप जो कोई भी हैं, आप समझिए जनाब हशाम दानिश कहकर मुझे मुखातिब कर सकती हैं। वो जैसे फट पड़ी। तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें साहब जनाब की हद तक इज़्ज़त दूंगी तो भूल है तुम्हारी। तुम वही हो ना, कॉफ़ी वाले, खामखा सर पर चढ़ने के शौकीन। गोया मैं आपकी याददाश्त में महफूज रह गया हूँ। हशाम ने इसकी चिड़चिड़ाहट से जी भर के मज़ा लेते हुए कहा, माई फुट, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरा मोबाइल कब वापस करोगे? अब की बार इसने भी किसी किस्म का लिहाज ना रखने का तहैया किया था। एक शर्त पे, आपको आपका अजीज़ जान मोबाइल वापस करूँगा। वो क्या? अगर आप मुझे अपना अच्छा सा नाम बता दें मिस गानिया। इतने फ्री मत हों। क्या आप मेरा नाम पूछ? वो इसकी फरमाइश सुनती आग बगोला हो गई और इसकी ज़ुबान चलने लगी। मगर जो ही इसका जहन हशाम की बात को पूरी तरह समझा, इसकी तेज़ गाम किसी रफ्तार से चलती ज़ुबान को ब्रेक लग गई। वो ज़ेरे लब का कोना दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोकने की कोशिश में था। गानिया ने लाइन काट कर मोबाइल बेड पर पटक दिया और सर पकड़ कर बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद इसे मैसेज टोन सुनाई दी। इसने बेदिली से मोबाइल उठाया। इसके अपने नंबर से मैसेज आया था, गानिया मोबाइल कहाँ भेजूँ? मेरी तरफ से तोहफ़ा रख लो। इसने मैसेज भी दांत पीसते हुए टाइप किया। कुछ ही देर में हशाम का नया पैगाम इसकी आंखों के सामने था। कम ऑन यार, मैं मजाक कर रहा था, वरना तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। इसी बेंच पे रख दो। इसने मुख्तसर सा मैसेज इसे भेज दिया और इसके जवाब का इंतज़ार किए बिना अपनी मुमानी को इनका मोबाइल वापस करने चली गई। घुटनों तक टांगे कंबल में किए वो बेड पे नोट्स बिखराई बैठी थी जब इसे एक SMS मौसूल हुआ। कैसी हो? इतना दोस्ताना तर्ज तखातुब इसे ताव दिलाने के लिए काफ़ी था। सोने पे सुहागा, भेजने वाले का नाम इस मोबाइल में महफूज था और यह कारनामा यकीनन मौसूफ ने अपने हाथों से सरंजाम दिया था। क्या कर रही हो? अभी मोबाइल इसके हाथ में ही था कि अगला पैगाम आन मौजूद हुआ। इसने मैसेज एक साथ डिलीट करके मोबाइल साइड पर रख दिया। कुछ ही देर बाद हशाम का एक नया मैसेज इसके सामने था। मेरे मैसेज पढ़ पढ़ के डिलीट कर रही हो ना?
इसने तस्दीक चाहिए थी। गानिया मुस्कुरा दी। जो ही आलिया की कॉल कटी, हशाम का मैसेज ऑन मौजूद हुआ। बिना पढ़ी वो जानती थी गुड नाइट लिखा होगा। पिछले चंद दिनों से इसका मामूल बन गया था। जो ही आलिया की कॉल कटती वो एक SMS भेज देता, मगर आज गानिया को गुस्सा आ गया। इसने जवाब लिखा, तुम गुड नाइट ना कहो तो भी मेरी नाइट गुड ही होगी। फ़ौरन ही हशाम का जवाब आ गया। इसने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, बल्कि ये लिखा था, एक तो तुम बोलती यूँ हो कि लगता है ऊपरी मंजिल में नहीं, मेरे कमरे की खिड़की में खड़े होकर बात कर रही हो। और गानिया एक सेकंड में समझ गई कि वही मौसूफ़ हैं जिनकी वालदा ने शिकायत की थी कि आपके यहाँ से आने वाला शोर मेरे बेटे की नींद मुतासिर करता है। इसने ज़रा सा सर बाहर निकाल कर देखा। इसके कमरे की सीध में मौजूद कमरे की खिड़की से छन कर आती रोशनी इस बात की अक्कास थी कि वो अभी तक सोया नहीं। टूं टूं मैसेज टोन बजने पर वापस बेड पर आकर बैठ गई और मैसेज पढ़ने लगी। वैसे इट्स ओके, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। अच्छा जी। इसका मैसेज पढ़ते ही गानिया ने ज़ेरे लब कहा था, गानिया आपी, हशाम और सरफराज लॉन में बेंच पर बैठे संतरे छील कर खा रहे थे जब इन्हें अपने पीछे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई थी। वो ऊंची आवाज़ में गानिया को पुकारता हुआ इनके पास से गुजरा था। वो दोनों ही सिमत मुतवज्जा हुए जिस तरह बच्चे का रुख था। बच्चा ज़रा से फासले पर मौजूद एक और बेंच के सामने जा खड़ा हुआ। वो इस जाविये से बेंच पे बैठी गानिया के सामने खड़ा था कि गानिया का चेहरा हशाम नहीं देख पा रहा था। सिर्फ बायां पाँव और ज़रा सी पिंडली नज़र आ रही थी, क्योंकि टांग पे टांग चढ़ाकर बैठने की वजह से इसकी बाएं टांग ज़रा तिरछी सी होकर इसे दिखाई दे रही थी। आप कल जैन से हार गई थी? बच्चा बेयकीन से लहजे में गानिया से पूछ रहा था। वो भागता हुआ आया था, इसलिए बुरी तरह हाँफ रहा था। हाँ, हार गई थी, उसने इस बात में सर हिलाते जवाब दिया। हशाम ने ज़रा दाएं बाएं होकर इसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर बेसुध। आपी, वो नाराज़ी से कहता चंद लम्हे से देखता रहा, फिर मायूस सा होकर गानिया के साथ बेंच पर बैठ गया। गानिया की हारने से मायूस किया या जैन की जीत ने बदमज़ा, बहरहाल इसके चेहरे पर अफसरदगी सी थी। सरफराज दोबारा संगतरों के साथ मसरूफ़ हो चुका था और हशाम बिना पलक झपके गानिया को देखे जा रहा था। इसने बेबी पिंक कलर का सूट पहन रखा था। सूट का हम रंग दुपट्टा, जॉगर्स भी पहन रखे थे। दुपट्टे को इसने अच्छी तरह चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। अब वो इस बच्चे की तरफ ज़रा सा रुख मोड़े इससे बातें कर रही थी। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि इसकी गुफ्तगू एक भिनभिनाहट की सूरत में हशाम के कानों तक पहुंच रही थी। सरफराज ने जल्दी महसूस कर लिया कि बच्चे की आवाज़ ने अचानक जिस जानिब इसकी तवज्जो करवाई थी वो अभी तक बड़ी महवियत से इधर ही तक रहा था। सरफराज ने ज़रा सा खनकार कर हशाम को मुतवज्जा करना चाहा। जवाबन वो खिसियाना सा होकर इधर उधर देखने लगा, जबकि सरफराज ने निचला होंठ दांतों तले दबाकर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। जो ही सरफराज गाड़ी पार्क करके लॉन की तरफ बढ़ा, इसे हशाम वहीं अपनी मखसूस बेंच पे साकित और सामत सा बैठा नजर आया। वो इसकी जानिब आया ताकि इसके पत्थर के बन जाने की वजह पूछ सके। इसकी नज़रों के ताक़ुब में निगाहें दौड़ाते बेख्तियार एक शरीर से मुस्कुराहट इसके लबों पे मचल गई। हशाम, वो इसकी पुश्त पे जा खड़ा हुआ। हाँ, वो गड़बड़ा सा गया। फिर सरफराज को देखते ही बोला, तुम? जी हजूर, मैं। और मैं सोच रहा था अच्छा ही हुआ जो आंटी को तुम्हारी पसंद के मुतालिक बताते हुए मुझसे एक भूल हो गई। शगुफ्ता से लहजे में कह रहा था और इसकी आंखों में शरारत थी। कैसी भूल? ये कि मैंने गानिया जैसी नहीं कहा था। लफ्ज़ जैसी को इसने ज़ोर देकर बोला और ये कहते हुए इसने अपने चेहरे के गिर्द शहादत की उंगली घुमाई, गोया वो साबका रोज़ के कस कर लपेटे गए इसके दुपट्टे पर चोट कर रहा था, क्योंकि आज वह सुर्ख टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस बैडमिंटन खेल रही थी। मैंने तो सिर्फ गानिया कहा था। अब की बार इसने सिर्फ पे खासा जोर दिया। हशाम ठिकाने लग गया था। सरफराज को गए हुए कुछ ही देर गुजरी जब वो इसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। हशाम ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को इसे नज़रें जमाए रखने से रोका और गर्दन मोड़कर मुखालिफ सिमत में देखने लगा। सुने, वो यकीनन इसी से मुखातिब थी। जी। हशाम ने हद्दल मकदूर अपने लहजे को नॉर्मल रखने की सही की। ये आपके दोस्त क्या करते हैं? सरफराज। इसके सवाल पर हशाम ने बेयकीनी से सरफराज का नाम लिया, जो यकीनन इससे कम सूरत था। इसके जैसा हैंडसम गुड लुकिंग भी नहीं था, मगर गानिया का मंजूर नज़र बन बैठा था। हशाम के लिए वहाँ मज़ीद रुकना दो भर हो गया। तेज़ तेज़ कदम उठाता गानिया के पहलू से गुजर कर बी ब्लॉक की तरफ जाती राहदारी में गायब हो गया। वो हैरत से इसे देखती रह गई। बात हुई? सरफराज ने बेदिली से प्लेट में चमचा हिलाते हशाम को बगौर देखा। हाँ, चाहने के बावजूद इसके सिवा कुछ न कह सका। क्या बना? वो तुम्हें पसंद करती है। हशाम की आवाज़ किसी गहरे कुएं से बरामद हुई थी। दिलचस्पी से चिकन मंचूरियन पर हाथ साफ करते सरफराज को अच्छू लग गया। इन जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हमेशा गर्दन सीधी रख कर देखते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। गर्दन मोड़ने की जहमत गवारा नहीं करते।
تبھی تو حقیقت حال سے بے خبر رہتے ہیں۔ وہ ہاتھ ہلا کر تیز تیز بولتے ہوئے خود ہی سوال خود ہی جواب کر رہی تھی۔ حشام ہکا بکا سب بینچ پہ بیٹھا تھا، جبکہ سرفراز پرسکون انداز میں ہاتھ میں پکڑے میگزین کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی آسانی سے آپ دوسروں کی پسند ناپسند کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اتنے ماہر ہوتے ہیں نا آپ اس فن میں، تو آج منہ لٹکائے نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ اس کی آخری بات نے حشام کو ذرا سا چونکایا، مگر جب اس نے غانیہ کے چہرے کے تاثرات جاننے چاہے تو ننھی سی ناک پہ دھرے بے تحاشا غصے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ویل بائی دا وے، باتوں باتوں میں بات نکلی تو زین نے کہا کہ آئی ایم شیور یہ بھائی ایئر فورس میں نہیں ہے، تو میں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نے ان صاحب کو یونیفارم میں دیکھا ہے، سو آپ سے پوچھ لیا۔ وہ سرفراز کی طرف اشارہ کر کے اس کی بابت ہونے والی بات کی وضاحت کر رہی تھی۔ حشام خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ لیکن غلطی کی، آپ نے تو ایک نقطے سے کہانی ہی بنا لی۔ اس نے چند لمحوں کا توقف کیا، پھر مزید گویا ہوئی۔ خیر اچھا ہوا، کم سے کم یہ اندازہ تو ہو گیا نا کہ مستقبل میں کیسی زندگی میری منتظر ہے۔ بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی۔ سرفراز، وہ میری بے عزتی کر کے گئی ہے نا؟ حشام نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ اب ایک گھامڑ سرفراز نے سر پکڑ لیا۔ وہ ہاں کر کے گئی ہے بے وقوف؟ ہاں، حشام نے بے یقینی کی کیفیت میں زیر لب دہرایا۔ جی مسٹر عقل کل، ہاں۔ سرفراز نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا۔ او مائی گاڈ! اس نے ٹھنڈی سانس خارج کر کے نیلے مہربان آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آسودگی نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ کوئی حال نہیں، سرفراز بڑبڑا کے رہ گیا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔